Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. स्टूडेंट्स आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 जो था उसके MCQs जो है वो कुछ डिस्कस किए थे और चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम कुछ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी जो है वो डिस्कस करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी कि फार्मेसी में जिन मुस्लिम साइंसदानों ने अपना अपना जो है एक किरदार अदा किया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर that a lot of Muslim scientists have contributed in pharmacy in the discovery, development, formulation, manufacturing and the use of drugs in accordance with the specific diseases। कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि गुज़रे हैं उन्होंने क्या किया है कि फार्मेसी के प्रोफेशन में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, अपना अपना जो है वो हिस्सा डाला है। ठीक है, किस लिहाज से हिस्सा डाला है कि यहाँ तो ड्रग की डिस्कवरी की है, ठीक है, ड्रग्स को डिस्कवर किए, ठीक है, फिर क्या किया कि ड्रग्स की डेवलपमेंट करती है, ठीक है, फिर ड्रग की फार्मूलेशंस बनाती हैं, ठीक है। और ड्रग फार्मूलेशन क्या होता है कि हमने देखना होता है कि हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको हमने किस एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करना है, ठीक है, या हमने उसको किस तरह से बनाना है, तो ये फार्मूलेशन होती है किसी भी ड्रग की। फिर है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि ये प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी ड्रग को जो है वो फार्मूलेट करते हैं और फिर हम उसको क्रिएट करते हैं ताकि वो कमर्शियली जो है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स, और ये भी बताया गया कि जो ड्रग्स हैं आपने उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक डिजीज़ कि कुछ ख़ास जो बीमारियां हैं उनके लिए कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी है, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनको किस तरह से फार्मूलेट करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो गुज़रे हैं उन्होंने हमें उनकी फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हम वन बाय वन जो है इन मुस्लिम साइंटिस्ट जो है इनको डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। कुछ जो नेम्स हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के जो हमारे सिलेबस में मेंशन है जिनको हमने स्टडी करना है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। नेम्स ऑफ सम मुस्लिम साइंटिस्ट: जाबिर बिन हयान, देन अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी, देन अल किंदी, देन इब्न ज़ुहर, देन अबू अल कासिम अल ज़हरावी, देन अल बैरूनी। फिर हैं जी अबू अली इब्न सीना, फिर इब्न अली नफीस, अल इदरीसी, इब्न अल बैतर, सैयद इस्माइल तिरजानी, मंसूर बिन मुहम्मद, इब्नुल वफ़िद एंड इब्नुल जज़र, अबू हनीफा, इब्न अल रुश्द। ये जितने साइंटिस्ट के यहाँ पे नेम्स मेंशन हैं इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। ये सारे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वो हैं जी हमारे जाबिर बिन हयान, ठीक है। ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हैं, ठीक है, जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनकी जो है वो खिदमात रही हैं प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के लिहाज से। तो जाबिर बिन हयान जो थे वो बोर्न हुए थे इन 1190 AD। कब बोर्न हुए थे? 1190 में, ठीक है। एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। या आप लोगों को MCQ भी आ सकता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है?
इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहा जाता है, एक तो इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस जो थे वो जो है उन्होंने ईजाद किए थे, जिनमें इनकी सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी कुछ केमिकल्स की तरफ, जैसे कि HCl, ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड, कुछ एसिड्स इन्होंने बनाए थे, ठीक है। फिर ये है कि इन्होंने केमिस्ट्री जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो है इन्होंने एक इंडस्ट्री का जो है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि डिफरेंट केमिकल्स को जो है आप किस तरह से किसी लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करके कोई भी नया केमिकल बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसेस द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विच देन लीड्स टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है? प्रैक्टिकली मतलब ये काम करना केमिस्ट्री का, कि डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके नया केमिकल बनाना, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स जो है उनको इस्तेमाल करके कुछ नया केमिकल बनाना। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को, ठीक है, प्रैक्टिकल जो हम खुद परफॉर्म कर सकें। प्रैक्टिकल ये जो लफ्ज़ है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि खुद किस तरह से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री विच दैन लीड्स टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्या हुआ था कि इनके इस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देने की वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर है वो शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, फिर उन्होंने उसमें बहुत से इक्विपमेंट्स बताए। फिर जो चीज़ें इंसान तब हाथ से बनाता था, क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई, डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते गए लैब्स के अंदर, और फिर वो जो केमिकल इंसान हाथ से बनाता था, इंसान ने एक इक्विपमेंट इस्तेमाल करके बना लिया। जब इक्विपमेंट इस्तेमाल करके बना लिया तो वो जल्दी बन गए, ठीक है। तो इसे कहते हैं एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर है जी इन हिज अर्ली डेज ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन, ठीक है, अपने कुछ दिनों में इन्होंने क्या किया था कि प्रैक्टिस की थी, मेडिसिन को भी उन्होंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। फिर है जी कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लेबोरेटरी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट दिया था कि आप किस तरह से जो है एक लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उनको अरेंज करते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं और एक स्पेसिफिक केमिकल बना लेते हैं, ठीक है, या डिफरेंट केमिकल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड लेबोरेटरी का जो है वो कंसेप्ट दिया था कि जो लेबोरेटरी है उसको किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ करना है और ऑर्गेनाइज वे में डिफरेंट केमिकल इस्तेमाल करके नया केमिकल बना लेना है, ठीक है। फिर है इस वर्क इंक्लूड्स, फिर इनके कुछ वर्क है जो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला है कि ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ठीक है। जब इन्होंने लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट दिया था तो इन्होंने लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था? सबसे पहली बात कि इन्होंने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है वो केमिकल्स की वो बताई थी हमें, ठीक है। फिर कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बता दी कि हम इसको प्रैक्टिकली भी बना सकते हैं। फिर उसको बनाने के लिए उन्होंने जो है कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाए थे। कितने थे? 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। तो ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ठीक है। He firstly describes the process of distillation and crystallization, ठीक है। और ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन का बताया कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि आप लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हो वेपर्स के अंदर, ठीक है। जब आप लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो फिर उन वेपर्स को आप दोबारा से कंडेंस करते हो और लिक्विड पे कन्वर्ट कर लेते हो। देखो जो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है ना, ये कब इस्तेमाल करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो है ना कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक लिक्विड के अंदर डिफरेंट लिक्विड्स मिक्स हुए हों और हमने उन लिक्विड मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से एक लिक्विड को जो है हमने अलग करना हो, ठीक है ना। जब ज़्यादा सारे लिक्विड्स को हम मिक्स कर लेते हैं तो हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन की मदद से हम जो है मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से एक लिक्विड को जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं कि हम लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन वेपर्स को कंडेंस करते हैं, ठीक है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में दोबारा लेकर आते हैं, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में जो लेकर आते हैं वो फिर वो लिक्विड होता है जिसे हमने सेपरेट करना होता है, ठीक है। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि क्रिस्टल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो जाबिर बिन हयान ने दिया था, ठीक है। फिर है कि ही वॉज वेल अवेयर ऑफ मैनी साइंटिफिक टर्म्स या टेक्निक्स।
ये जो साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान गुजरे हैं, ये वेल अवेयर थे बहुत सी मुख्तलिफ साइंटिफिक टेक्निक से, जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर ये कुछ और साइंटिफिक टेक्निक्स थी जिनके बारे में ये जानते थे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या थी कि क्रिस्टल्स का बनना, किस तरह से जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते हैं। क्या होते हैं क्रिस्टल्स, आप लोगों को पता है कि ये 3D जो है पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं क्रिस्टल्स अपने आप को, ठीक है। और उनकी एक ख़ास जो है वो शेप होती है क्रिस्टल्स की, ठीक है। और फिर डिस्टिलेशन अभी मैंने बताया डिस्टिलेशन क्या होता है। फिर आप प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है कि इसमें ना हम एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए एक्चुअली में जो है हम कैल्सिलेशन का प्रोसेस करते हैं। क्या होता है कि हीट करते हैं, कैल्सिलेशन में सॉलिड को हीट करते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसपे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ या वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं एक सॉलिड में से, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लोगों को पता होगा, आपने बहुत अपनी बेसिक क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट लिया होगा। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आपने एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। लिक्विड में कन्वर्ट करने की बजाय आपने सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोसेस क्या क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। फिर एवेपोरेशन, की किसी चीज़ को आपने एवेपोरेट करना, मोस्टली क्या होता है लिक्विड्स को हम इवेपोरेट करते हैं, तो ये प्रोसेस है हमारा एवेपोरेशन का। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाए थे जो कि लैब्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं इन प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इस्लामिक वर्ल्ड एंड द मोस्टली द लेबोरेटरी एंड द केमिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिर है कि ही आल्सो न्यू द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टील मेकिंग डाई, मतलब कि वो इस बारे में भी जानते थे कि स्टील मेकिंग डाई को किस तरह से बनाना है, ठीक है। उन मेथड्स के बारे में भी इनको पता था, ठीक है। फिर है जी ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये 9th क्लास की बुक का एक टॉपिक है जिसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताया हुआ कि जाबिर बिन हयान ने ये डिस्कवर किया था, ये बनाया था, ठीक है। तो उसके अलावा भी उसने बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस बनाए थे जिसमें नाइट्रिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है और बहुत से अदर केमिकल्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने बनाए थे, ठीक है। फिर है जी ही डिवेलप्ड एक्वा रिजिया टू डिजोल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल्स, ठीक है। अब ये एक्वा रिजिया क्या है, ये एक्वा रिजिया क्या होता है कि ये एक्वा रिजिया जो है ये मिक्सचर होता है दो डिफरेंट एसिड्स का, ठीक है। दो डिफरेंट एसिड्स के मिक्सचर को यूज़ करके जो है हम कुछ नोबल मेटल्स जो कि किसी और चीज़ में डिज़ोल्व नहीं होती, उस मेटल को हम एक्वा रिजिया में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। एक्वा रिजिया की कंपोजिशन क्या होती है कि ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना होता है, और इसमें रेशो होती है कि एक पार्ट आपने नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है तो 3 पार्ट जो है आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये एक्वा रिजिया की कंपोजिशन होती है, और ये एक्वा रिजिया जो है ये यूज़ होता है टू डिज़ोल्व डिफरेंट नॉर्मल मेटल जिसमें हमारे पास गोल्ड भी आती है, ठीक है। फिर कुछ बुक्स हैं जाबिर बिन हयान की, उसने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी, ठीक है। लेकिन जो उसकी फेमस बुक्स हैं उसमें क्या है जी, कौन कौन सी बुक्स आती हैं, किताब अल कीमिया आती है एंड किताब अल सबीन, ठीक है। ये 2 बुक्स जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर बुक्स हैं जिसमें इसने जो है कुछ केमिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर कुछ इसने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, फिर कुछ उसने प्रोसीजर्स के बारे में बताया जो हम लैब्स में यूज़ करके डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था जाबिर बिन हयान। अब हमारा जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, ठीक है। तो ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे इनका नाम था अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, ठीक है। अब हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो हिज एरा वाज 865 टू 925 AD, मतलब कि इनका जो दौर था वो 865 से स्टार्ट होकर 925 तक जाता है, ठीक है। मतलब कि 865 AD में ये पैदा हुए थे और 925 AD में इस साल में जो है इनकी डेथ हुई थी, और ये बोर्न हुए थे एट रे ईरान, मतलब कि ईरान के शहर रे में जो है ये पैदा हुए थे। अब ये कौन थे कि ही वाज एन एक्सपर्ट सर्जन, ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे ये एक्सपर्ट सर्जन थे एंड द फर्स्ट वन टू यूज़ द ओपियम फॉर एनेस्थीसिया, ठीक है। एक तो ये एक्सपर्ट सर्जन थे,
मतलब कि डिफरेंट सर्जरीज परफॉर्म करते थे, ठीक है। और ये वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनेस्थीसिया जो है, मतलब कि एनेस्थीसिया के लिए ओपियम जो ड्रग होती है हमारी, उसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये ओपियम जो है ये हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एक हमारे प्लांट का, जो कि हम जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और एनेस्थीसिया क्या होता है कि जब हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं या हमने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या जो सर्जरी हमने परफॉर्म करनी है, क्या होता है कि हमने इंसान को बेहोश करके जो है वो सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। यहाँ क्या करना होता है, अगर इंसान के होशो हवास में ही वो सर्जरी परफॉर्म करनी है तो जिस हिस्से में हमने वो सर्जरी परफॉर्म करनी है वहाँ से हम उसका हिस्सा सुन कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो नम्बनेस कर देते हैं वहाँ पे। तो एनेस्थीसिया जो होती है ये इस तरह की ड्रग होती है जो कि इंसान को या तो बेहोश कर देती है या उसके उस एरिया को जहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है वहाँ पे उसको सुन कर देती है, ठीक है। फिर इनका जो वर्क था वो क्या था जी, कि ही ओरिजिनेटेड अ ट्रीटमेंट फॉर किडनी एंड ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। इन्होंने इलाज जो है वो दरियाफ्त किया था किसके लिए, किडनी स्टोन्स के लिए और ब्लैडर स्टोन्स के लिए, ठीक है। जो किडनी में पथरी हो जाती है और जो ब्लैडर में पथरी हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट जो है इन्होंने बताई थी, ठीक है। फिर है जी ही आल्सो मेड रिसर्च ऑन स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा एक मेजर जो काम रहा है ना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, वो क्या है कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जो कि खसरा और चिचक की बीमारियां होती हैं, इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी और इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं। अबू बकर अब मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी ने, ठीक है, एक पूरी इनकी किताब है इस जो रिसर्च के ऊपर जो उन्होंने की थी, और इनकी जो ये कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा जो है अब एडमिट की जाती है। इनकी ये कंट्रीब्यूशन, ये रिसर्च वर्क जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है वो एडमिट किया जाता है अब, ठीक है। इनकी जो ये जो रिसर्च थी ऑन स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, ठीक है। फिर है जी के राजी contributed in many ways to the early practice of pharmacy by compiling text in which he introduces the use of mercurial ointment, ठीक है। फार्मेसी के प्रोफेशन में क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही है कि इन्होंने जो है यूज़ ऑफ मर्क्यूरल ऑइंटमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। ऑइंटमेंट्स क्या एक हमारी डोजेज फॉर्म है जो कि हम अपनी बॉडी की सरफेस पे लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या होती है कि टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, ठीक है। तो मर्क्यूरल ऑइंटमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया एंड हिज डेवलपमेंट ऑफ apparatus such as mortars, flasks, spatulas and phials which are used in the pharmacies until the early 20th century। तो इन्होंने और कौन से ऑपरेटर्स के बारे में बताया, एक तो उन्होंने राजी जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे इन्होंने मर्क्यूरल ऑइंटमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कुछ एपरेटस जो हैं वो इजाद किए हैं फार्मेसी में जिसकी वजह से हम दवाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं सच एज मोटर्स, ठीक है। ये पेस्टिलाइट मोटर क्या होता है कि कूंट डंडे की तरह का होता है एक हमारा एपरेटस, जिसमें हमने अगर किसी ड्रग की डोज को मॉडिफाई करना है तो हम उसमें कूट कर और एक नया डोज जो है वो बना सकते हैं फॉर द, और स्पेशली हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जैसा कि हमारे बच्चे होते हैं, जैसा कि और क्योंकि उनके वेट के हिसाब से जो है हमने ड्रग देनी होती है, ठीक है। फिर फ्लास्क्स हैं हमारे जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, स्पैचुलास ये भी हमारे लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, फाइल्स विच वर यूज इन द फार्मेसीज अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन आप देखें कि ये 20वीं सदी तक जो है ये फार्मेसीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। इवन कि अभी भी हम लेबोरेटरीज़ के अंदर ये सारे जो एपरेटस यहाँ पे मेंशन है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ये हमारी मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है कि सोसाइटी को किस तरह से जो है उन्होंने ठीक करना है, और फिर जो इन मुस्लिम्स थे उनको किस तरह से पढ़ाना है ताकि जो है वो मुल्क जो है मुल्क में अपना या फिर अपनी सोसाइटी में अपना जो है बेहतर किरदार अदा कर सकें, ठीक है। फिर इन्होंने जो है कुछ बुक्स लिखी थी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी। ही रोट ओवर 200 बुक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग किताब अल मंसूरी, ठीक है, जिनमें कौन सी बुक्स थी, किताब अल मंसूरी है, फिर अल हावी है। अब आप देखें कि अल हावी जो बुक है इसके इन्होंने 20 वॉल्यूम्स लिखे हैं, ठीक है। एक मतलब कि इसकी किताब नहीं लिखी इन्होंने, इसकी 20 किताबें लिखी हैं अल हावी की, ठीक है। फिर है किताब अल मलूकी, फिर है किताब अल जुदारी व अल हसाबा, ठीक होगी बात। जो हमारी किताब है ना ये वाली इनकी जो किताब है अल हावी,
ये जो किताब है ना, इसमें इन्होंने ज़्यादातर गायनिकोलॉजी के बारे में बताया है, ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में, ऑफ्थेल्मिक सर्जरी के बारे में जो है इसमें बताया है इस किताब के अंदर, ठीक है। और ये जो है किताब अलजुदारी वाल हसाबा, इसमें मैंने कहा था ना इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च की है स्मॉल पॉक्स और मीजल्स में। तो इस बुक में इन्होंने जो है अपना जो वर्क है वो बताया सारा अबाउट द मीजल्स एंड द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं अल-किंदी। अच्छा जी, अल-किंदी जो है हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, उनको फादर ऑफ अरब फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अरब फ़िलासफ़ी। तो आपको अगर एमसीक्यू आ जाए कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अरब फ़िलासफ़ी, तो यू विल इजीली जो है चूज़ द करेक्ट आंसर दैट अल-किंदी इज़ नोन एज द फादर ऑफ अरब फ़िलासफ़ी। तो इनको स्टार्ट करते हैं दैट हिज एरा वाज फ्रॉम 801 टू 873 AD। कि इनका दौर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? इनका दौर जो है वो शुरू होता है फ्रॉम 801 टू 873 AD, ठीक है। 801 में ये पैदा हुए थे, 873 तक जो है ये जिंदा रहे थे और फिर इनकी डेथ हो गई थी। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ अरब फिलासफी। ही वॉज ए ग्रेट मुस्लिम फिलासफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। ये क्या क्या थे जी? कि ये एक ग्रेट मुस्लिम फिलासफर थे, एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे एंड साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड्स, मतलब इन्होंने जो बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जो ज़्यादा इनका नोटेबल वर्क है उसमें क्या क्या आता है कि अल-किंदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूजेस म्यूज़िक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीजेस। कि अल-किंदी जो है ये वो पहले बंदे थे, ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल किया था। जैसे कि डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी वगैरह को ट्रीट करने के लिए उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, ठीक है। जिससे जो है इंसानों को जो है रिलीफ मिला टेंशन से, उनकी डिप्रेशन से। तो अल-किंदी जो थे ये पहले पर्सन थे जिन्होंने म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस कराया था कि आप साइकोलॉजिकल डिजीज़ को इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जी, ही डिस्क्राइब्ड द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन, ठीक है। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था कि आइसोलेशन प्रोसेस बताया था कि अगर आपने प्योर वाइन बनानी है तो उसको उसमें से आप अल्कोहल को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट आइसोलेशन कहते हैं सेपरेशन को, ठीक है। तो प्योर वाइन बनाने के लिए जो है अल्कोहल उसमें से किस तरह से निकालते हैं, ये प्रोसेस किसने बताया था? अल-किंदी ने। ही डिस्क्राइब्ड डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। फिर इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में जो है इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है जिसमें उन्होंने बताया कॉस्मेटिक्स को आपने किस तरह से बनाना है, कौन कौन चीज़ें इस्तेमाल करनी है कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इंसान को, इन्होंने इस बीमारी के बारे में भी जो है वो बताया था, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड हाउ टू मेक परफ्यूम्स। उन्होंने ये भी बताया कि आप परफ्यूम्स जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स उन्होंने बताया कि परफ्यूम्स किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। फिर एज ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ साइंस में उन्होंने अपना जो है एक अहम किरदार अदा किया है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, साइकोलॉजी में, कॉस्मेटिक में, ठीक है। ये सारी वो ब्रांचेस ऑफ साइंस है जिनमें अल-किंदी हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेजर रोल जो है, सिग्निफिकेंट रोल जो है वो अपना प्ले किया, ठीक है। अल-किंदी जो थे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, लेकिन इनकी जो बुक्स है ना वो ज़्यादातर थी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से इन्होंने ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो है इब्न ज़ोहर। कौन है? इब्न ज़ोहर। इब्न ज़ोहर जो है इनका इनका जो एरा था वो था फ्रॉम 1091 टू 1161 AD, मतलब कि 1091 में ये पैदा हुए थे, 1161 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। इनका दौर जो था वो इतने जो साल हैं इस पर मुश्तमिल है। ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड सर्जन। तो क्या थे जी? ये कि ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर थे, फिजिशियन थे, फार्मासिस्ट थे और सर्जन थे, ठीक है। इनके जो साइंटिफिक वर्क और नोटेबल वर्क जो था वो क्या था जी? कि he was the first person who describes experimental surgery, so he was considering being the father of experimental surgery. अब सबसे पहले तो यहाँ पे बात नोट करने की ये है कि इब्न ज़ोहर जो थे वो उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, तो यू शुड से डैट इब्न ज़ोहर इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, ठीक होगी बात। अब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी क्या है?
एक्सपेरिमेंटल सर्जरी जो है ये मोस्टली एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है डिफरेंट ड्रग्स जो है उनका इफेक्ट देखने के लिए। मतलब कि अगर एक जानवर जो है किसी स्पेसिफिक बीमारी में मुब्तला है, ठीक है, और हमने उसको ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट ड्रग्स जो है वो उनका इफेक्ट देख सकते हैं कि वो एनिमल जो है वो किस ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो फिर ये इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं। और हम इसको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी इसलिए भी कहते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं सर्जरीज़ के लिहाज से उन एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, सो ही वाज कंसिडरिंग बीइंग द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। फिर है फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन, ठीक है। ये डाइसेक्शन जो है ऑपरेशन जो है वो किस तरह से करना है उसका प्रोसीजर इन्होंने बताया था। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्मेसी में उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने रिमार्केबल वर्क और कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी किस सब्जेक्ट पे, न्यूरोफार्माकोलॉजी पे। और न्यूरोफार्माकोलॉजी क्या है, ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जो कि डील करती है विद एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस सिस्टम। जो हमारे नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स जो एक्ट करती हैं उनकी स्टडी जो थी डिटेल में वो किन्होंने की थी इब्न ज़ुहर ने। और उन्होंने जो है उसके बाद में बताया था कि क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फिर है जी इब्न ज़ुहर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, सो ही वाज कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी, ठीक है। पहले क्या होता था कि एनेस्थीसिया किस तरह से दिया जाता था कि कोई जड़ी बूटी वगैरह खिला दी या कोई ड्रग इस तरह से खिला दी कि जो है वो पेशेंट जो है वो बेहोश हो गया। यहाँ पर इस तरह किया जाता था कि कोई जो है इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक इनहेल्ड एनेस्थेटिक का कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब आप किसी को कोई चीज़ सूंघाएं और वो फ़ौरन से पहले बेहोश हो जाए, ठीक है। तो क्या हो कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इब्न ज़ुहर ने दिया था, इसलिए इनको पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी कहा जाता है। कि आजकल की एनेस्थेसियोलॉजी जो है वो इस पॉइंट पे आ रही है कि आप उनको इंजेक्शन के बजाय कोई इस तरह की ड्रग जो है वो हो जो आप उसको इनहेल कराएं ताकि वो फ़ौरन से पहले बेहोश हो जाए, ठीक है। तो इनको ही कंसिडर किया जाता है पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी, ठीक है। इनकी जो किताबें हैं वो है जी किताब अल इक्तिसाद, किताब अल अग़दिया, किताब अल तहसीर। अच्छा जी, जो किताब अल इक्तिसाद है इसमें इन्होंने बताया डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उनकी फिर थेराप्यूटिक्स मतलब उनके इलाज के बारे में, और फिर जनरल हाइजीन के बारे में जो इब्न ज़ुहर ने बताया वो किताब अल इक्तिसाद में बताया। किताब अल अग़दिया में जो उन्होंने बताया है वो डिफरेंट डिशेज़ और फूड्स के बारे में बताया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना वालों को पसंद करते थे। उन्होंने डिशेज़ और फूड्स के बारे में इस किताब में बताया। किताब अल तहसीर उन्होंने लिखी है जी मेडिसिन पे और स्केबीज़ पे जो कि डिफरेंट हमारी स्किन की एक बीमारी है, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। तो ये डिफरेंट बुक्स जो है इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं इब्न ज़ुहर ने लिखी हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं वो ये 3 हैं, किताब अल इक्तिसाद, किताब अल अग़दिया, किताब अल तहसीर। फिर हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं वो है जी अबू हनीफ़ा। अबू हनीफ़ा जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है डिफरेंट प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज़ में से जो है कुछ ड्रग्स निकाली और उनका जो इफ़ेक्ट है या असर है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और फिर उसके कुछ जो रिज़ल्ट आए थे वो उन्होंने मेंशन किए अपनी बुक अल नबातात के अंदर, ठीक है। असल में अबू हनीफ़ा जो थे मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप डिफरेंट प्लांट्स से, हर्ब्स से, श्रब्स से और ट्री से जो है अपनी मुख्तलिफ बीमारियों को जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये जो डिफरेंट प्लांट्स और हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज़ वगैरह से जो हम जो ड्रग्स लेते हैं हम कहाँ पढ़ते हैं, अब फार्मेसी के कौन से जो है सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है ना। तो इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में जो है वो हमें बताया, उनका इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर बताया, ठीक है जी। और फिर उन्होंने ये सब मेंशन किया अपनी बुक अल नबातात के अंदर, ठीक होगी बात। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है 5 मेरा ख्याल है मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं इनको डिस्कस कर लिया है, जिसमें सबसे पहले थे हमारे जाबिर बिन हयान, ठीक है, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, ठीक है, जो एक्सपर्ट सर्जन थे और जिनकी मेजर रिसर्च जो थी वो थी स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स के ऊपर, ठीक है। फिर है जी अच्छा, जो अल राज़ी हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे ना, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना टुवर्ड्स स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स, इनको इस तरह से सराहा जाता है कि अब फार्मेसी डे जो है इनके नाम से जो है वो ईरान में बनाया जाता है 27 अगस्त को, ठीक है। मतलब कि एक दिन इनके नाम पे जो है वो मंसूब कर दिया गया है, 27 अगस्त को ईरान में मनाया जाता है और वो दिन होता है फार्मेसी डे के नाम से, ठीक है।
और उसको राजी डे भी कहा जाता है। फिर जो है कुछ इनके नाम से इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, जैसे कि राजी इंस्टीट्यूट इन कैरेज बन गया है और राजी यूनिवर्सिटी इन करमनशाह बन गई है, ठीक है। तो ये था हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी। फिर हमने अल खिंडी के बारे में पढ़ा था, जो कि ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं, साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक होगी बात। फिर हमने पढ़ा है जी इब्न ज़ोहर के बारे में। इब्न ज़ोहर जो थे उनको जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा जाता है। फिर हमने अबू हनीफ़ा के बारे में पढ़ा है कि जिन्होंने हमें मुख्तलिफ़ प्लांट्स और हर्ब्स और श्रब्स से जो है मुख्तलिफ़ जो है वो ड्रग्स निकालना बताई और उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बताया, ठीक है। तो अब ना आप लोगों की रोज़ की ना एक असाइनमेंट होगी, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स की होगी, आप लोगों ने करनी होगी जी। मैं आप लोगों की जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं चेक करूँगी आप सबसे। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द कंपैरिजन अमंग आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस अलोंग विद एग्जांपल्स। ये जो था हमारा, ये मेरा ख्याल है कि सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। इन तीनों का आपने कंपैरिजन लिखना है अलोंग विद द एग्जांपल्स, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा लिखा होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो अप्रिशिएटेबल होगा वो स्टूडेंट, ठीक है। और इस असाइनमेंट के जो है आपके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।